नमस्कार। दोपहर 12 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव। समाचारों में सबसे पहले हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नए परिसर वाणिज्य भवन का किया उद्घाटन। कहा, देश ने निर्यात के क्षेत्र में पिछले 8 वर्षों में बनाई है अपनी नई पहचान। महान राष्ट्रवादी नेता, स्वतंत्रता सेनानी और चिंतक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने महान नेता को दी श्रद्धांजलि। आजमगढ़ और रामपुर में लोकसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी। दिन निकलने के साथ ही मतदान में आई तेजी। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के किए गए कड़े प्रबंध। और पीलीभीत में अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 18 लोगों की हुई मृत्यु। तेज रफ्तार और ओवरटेक करने के चलते हुई यह दुर्घटना। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नए परिसर वाणिज्य भवन का उद्घाटन किया। वाणिज्य भवन को एक आधुनिक इमारत के रूप में विकसित किया गया है। प्रधानमंत्री ने वाणिज्य भवन के परिसर का निरीक्षण किया। उन्होंने इस मौके पर वाणिज्य भवन के परिसर में वृक्षारोपण भी किया। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर निर्यात पोर्टल भी राष्ट्र को समर्पित किया। इस पोर्टल के माध्यम से निर्यातक सहजता के साथ अपने निर्यात संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर सकेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अब निर्यात के क्षेत्र में भी विश्व में अपनी नई पहचान बना रहा है। उन्होंने कहा कि देश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सभी जरूरतों को पूरा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने पिछले 8 वर्षों में निर्यात को काफी बढ़ावा दिया है और अपने निर्यात के लक्ष्य को पूरा किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस नए वाणिज्य भवन से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संकल्प को बढ़ावा मिलेगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी नीतियां स्वतंत्र भारत को दिशा देने में महत्वपूर्ण रही हैं। आज देश के पहले उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि है। उनकी नीतियां, उनके निर्णय, उनके संकल्पों की सिद्धि स्वतंत्र भारत को दिशा देने में बहुत अहम रहे हैं। आज देश उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि दे रहा है। साथियों, मुझे विश्वास है कि नए वाणिज्य भवन में आप एक नई प्रेरणा, एक नए संकल्प के साथ प्रवेश कर रहे हैं। ये संकल्प ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के माध्यम से ईज ऑफ लिविंग का है। और इस दोनों के बीच की जो कड़ी है वो है ईज ऑफ एक्सेस। सरकार के साथ संवाद और सरकार की सुविधाओं के लिए एक्सेस में किसी को भी असुविधा न हो, ऐसा ईज ऑफ एक्सेस देश की प्राथमिकता है। देश के नागरिकों को बेसिक सुविधाओं का एक्सेस हो, बैंकिंग में एक्सेस हो, सरकारी नीति निर्माण में एक्सेस हो। ये बीते 8 वर्षों के गवर्नेंस मॉडल का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष रहा है। भारत ने अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो नीतियां बनाई हैं, जो निर्णय लिए हैं, उसमें भी इसी विजन की झलक है। गांवों में, छोटे छोटे शहरों में मुद्रा योजना से बने करोड़ों एंटरप्रेन्योर्स हो, लाखों एसएमएसी पॉलिसी को और बैंक क्रेडिट के रूप में प्रोत्साहन हो, लाखों स्ट्रीट वेंडर्स को बैंक क्रेडिट की सुविधा हो, हजारों स्टार्टअप्स की ग्रोथ के लिए निरंतर प्रयास हो। इन सभी के पीछे जो मूल भावना रही है वो है ईज ऑफ एक्सेस। सरकार की योजनाओं का लाभ सभी तक पहुंचे, बिना भेदभाव पहुंचे, तभी सबका विकास संभव है। आज महान राष्ट्रवादी नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि है।
आज हम महान स्वतंत्रता सेनानी और राष्ट्रवादी चिंतक को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आज हम राष्ट्रवादी नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी पुण्यतिथि पर याद कर रहे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1934 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के उप कुलपति के रूप में अपना सार्वजनिक जीवन आरंभ किया। वे कलकत्ता विश्वविद्यालय के सबसे कम आयु के उप कुलपति थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनलिस्ट पार्टी और कृषक प्रजा पार्टी के गठबंधन के वास्तुकार थे, जिसने 1940 में मुस्लिम लीग को सत्ता से बेदखल कर दिया था और एकजुट बंगाल को राष्ट्रवादी सरकार का मंत्र दिया था। वे वित्त मंत्री बने, लेकिन 1942 में उन्होंने वाइसरॉय लिनलिथगो के खिलाफ आवाज उठाने के लिए मंत्रालय से त्यागपत्र दे दिया। चूंकि कांग्रेस के सभी शीर्ष नेताओं को जेलों में डाल दिया गया था, इसलिए उन कठिन दिनों में राष्ट्रवादी भारत के प्रवक्ता के रूप में कार्य करने की जिम्मेदारी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कंधों पर आई। 1943 के मानव निर्मित अकाल में बंगाल की पीड़ित जनता के लिए उनकी सेवा ने उन्हें राष्ट्रीय मंच पर ला खड़ा किया और उन्हें समूचे देश में लोकप्रिय बना दिया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को 1946 में भारत की संविधान सभा के सदस्य के रूप में चुना गया था। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें 15 अगस्त 1947 को उद्योग और आपूर्ति मंत्री के रूप में अंतरिम केंद्र सरकार में शामिल किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सरकार के साथ असहमति के कारण 8 अप्रैल 1950 को कैबिनेट से त्यागपत्र दे दिया। उनके साथ केसी नियोगी ने भी त्यागपत्र दिया था। बाद में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 21 अक्टूबर 1951 को दिल्ली में भारतीय जनसंघ की स्थापना की और इसके पहले अध्यक्ष बने। 1953 में वे कश्मीर के दौरे पर गए और उस कानून का विरोध करने के लिए भूख हड़ताल की, जिसके अंतर्गत भारतीय नागरिकों को राज्य में बसने पर रोक थी, लेकिन परमिट प्रणाली के कारण उन्हें कश्मीर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। उन्हें 11 मई को कश्मीर की सीमा पार करते समय लखनपुर में गिरफ्तार कर लिया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। वो जेल में गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और 23 जून 1953 को उन्होंने अंतिम सांस ली। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आकस्मिक मृत्यु पर लोकसभा में तत्कालीन अध्यक्ष जीवी मावलंकर ने कहा था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की क्षमता, ईमानदारी, अपने विषय पर काम करने का कौशल, उनकी वाक्पटुता और सबसे बढ़कर उनकी देशभक्ति तथा देशवासियों के लिए प्यार उन्हें हमारे सम्मान का हकदार बनाता है। इस महान राष्ट्रवादी को हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके महान स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि भारत की एकता को आगे बढ़ाने की दिशा में उनके अद्वितीय प्रयासों के लिए प्रत्येक भारतीय उनका ऋणी है। जनसंघ के संस्थापक, स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिक चिंतक और समाजसेवी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में उनकी प्रतिमा पर पुष्पमालाएं चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपना बलिदान दिया। उनका बलिदान हम सभी के लिए अप्रतिम प्रेरणा है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज पावन पुण्यतिथि है। आज ही के दिन 1953 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कश्मीर मुद्दे पर अपना बलिदान दिया था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान स्वतंत्र भारत का एक ऐसा बलिदान था जिसने उस समय पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो आंदोलन कश्मीर के लिए किया, कांग्रेस सरकार की तुष्टीकरण की नीति और तुष्टीकरण के नाम पर देश की एकता और अखंडता के साथ, सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की जो प्रवृत्ति थी, जिसके खिलाफ आवाज दी थी,
और बहुत स्पष्ट कहा था कि एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान और 2 निशान नहीं चलेंगे। इसके लिए उन्होंने अपने आप को बलिदान किया। 70वें बलिदान दिवस के अवसर पर पूरा राष्ट्र उन्हें स्मरण कर रहा है। मैं इस अवसर पर प्रदेशवासियों की ओर से भारत माता के इस महान सपूत को, जिन्होंने भारत की एकता और अखंडता के लिए भारत को किसी भी प्रकार की चुनौती से मुक्त करने के लिए अपने आप को बलिदान किया था, मैं उन्हें उत्तर प्रदेश शासन की ओर से, उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके बलिदान को कोटि कोटि नमन करता हूं। आजमगढ़ में आज लोकसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। मतदान के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। आजमगढ़ संसदीय क्षेत्र में कुल 18,38,000 से अधिक मतदाता अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा मतदाताओं के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। आजमगढ़ संसदीय क्षेत्र में आजमगढ़, मेहनगर, मुबारकपुर, सगड़ी और गोपालपुर सहित कुल 5 विधानसभा शामिल हैं, जिसमें मेहनगर सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक 4,03,650 मतदाता हैं, जबकि कुल पोलिंग बूथों की संख्या 2,176 है। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी ने मुलायम सिंह परिवार के धर्मेंद्र यादव को मैदान में उतारा है, जबकि भाजपा ने एक बार फिर दिनेश लाल यादव निरोहा पर भरोसा जताते हुए उन्हें चुनाव मैदान में उतारा है। बसपा ने भी आजमगढ़ में शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को अपना प्रत्याशी बनाया है। जनपद आजमगढ़ में आजमगढ़ लोकसभा सीट पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जितना पुलिस बल सभी बूथों पर लगा हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी में लगा हुआ है, क्यूआरटीज में लगा हुआ है या पिकेट में लगा हुआ है, वो सब मौके पे मौजूद है और पूरी अलर्टनेस के साथ उनके द्वारा ड्यूटी की जा रही है। हमारे पास पर्याप्त संख्या में क्यूआरटीज है किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए, और सभी अधिकारियों के पास पर्याप्त संख्या में फोर्स दी गई है। तो हम लोग ये सुनिश्चित कराएंगे कि पूरा मतदान शांतिपूर्ण तरीके से और भयमुक्त वातावरण में मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो, कहीं भी कोई समस्या न आए। रामपुर लोकसभा उपचुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान चल रहा है। मतदान केंद्रों में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए कतारों में लगे हुए हैं। मतदान पहले धीमी गति से शुरू हुआ, बाद में मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की संख्या में बढ़ोतरी होती दिखाई दी। केंद्रीय चुनाव आयोग ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए सभी तैयारियां की हैं और केंद्रीय सशस्त्र सुरक्षा बल मतदान केंद्रों पर तैनात किए गए हैं। रामपुर में सपा नेता आजम खां के इस्तीफा देने से खाली हुई रामपुर संसदीय सीट पर उपचुनाव को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। रामपुर में भाजपा से पूर्व एमएलसी घनश्याम लोधी और समाजवादी पार्टी से पार्टी के नगर अध्यक्ष आसिफ राजा भाग्य आजमा रहे हैं, जबकि 3 अन्य निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में हैं। और हमारा दायित्व है, परम कर्तव्य है कि वोट डालना चाहिए सभी को। बस इसी को सोच के हम वोट डालने के लिए आए हैं। तो सबसे बढ़िया मेन बात तो ये है, नारी, लेडीज है, लड़की है, जो रोडों पर चल लेंगे बहुत अच्छे से चल लेंगे इस समय। रामपुर में संसदीय उपचुनाव के लिए आज सवेरे केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान दुनियापुर परिसर में बूथ संख्या 374 पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए रामपुर के मतदाताओं से अधिक संख्या में मतदान केंद्रों पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने और लोकतंत्र को मजबूती देने की अपील की। लोकतंत्र के पर्व में पूरे जुनून और जज्बे के साथ अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। और जो लोकतंत्र है हमारा दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और ये लोकतंत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हमारे देश में हर महीने कोई न कोई चुनाव होते हैं, चाहे विधानसभा के हों, लोकसभा के उपचुनाव हों, पंचायतों के चुनाव हों, लोकल बॉडीज के चुनाव हों, और हर चुनाव में जनता जिस जुनून और जज्बे के साथ हिस्सेदारी भागीदारी करती है, ये मेरे लोकतंत्र के मजबूत होने का एग्जाम्पल भी है और प्रमाण भी है, और पूरी दुनिया इसीलिए भारत के लोकतंत्र को सलाम करती है।
प्रदेश में संचारी रोगों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए 1 जुलाई से व्यापक रूप से अभियान चलाया जाएगा। अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता, फॉगिंग और सैनिटाइजेशन सुनिश्चित करते हुए संचारी रोगों से बचाव के संबंध में जागरूकता भी की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में एक उच्च स्तरीय टीम 9 के साथ बैठक करते हुए इस बारे में दिशा निर्देश दिए। बैठक में पिछले 1 सप्ताह में कोविड मामलों में बढ़ोतरी पर चर्चा की गई। बैठक में बताया गया कि उत्तर प्रदेश में पॉजिटिविटी दर न्यूनतम है और वर्तमान में कुल एक्टिव केसों की संख्या 3,257 है। पिछले 24 घंटे में 91,000 से अधिक टेस्ट किए गए हैं और 682 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। मुख्यमंत्री ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं और कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने को भी कहा है। मुख्यमंत्री ने 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कोविड की बूस्टर डोज दिए जाने में तेजी लाए जाने और बच्चों को दूसरी डोज समय से देने के भी निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से शुरू हो रहे 2 दिवसीय 14वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के आमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी आज और कल 5 देशों के समूह ब्रिक्स के डिजिटल तरीके से आयोजित होने वाले वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इस सम्मेलन का आयोजन चीन कर रहा है। वर्चुअली आयोजित किए जा रहे इस शिखर सम्मेलन का विषय है वैश्विक विकास के नए युग के लिए उच्च गुणवत्ता की ब्रिक्स भागीदारी को बढ़ावा देना। चीन के राष्ट्रपति आज अतिथि देशों के साथ वैश्विक विकास पर उच्च स्तरीय वार्ता की अध्यक्षता करेंगे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के आमंत्रण पर इसमें ब्रिक्स नेता और प्रासंगिक उभरते बाजारों और विकासशील देशों के नेता शामिल होंगे। इस वर्ष 14वें ब्रिक्स शिखर बैठक का अत्यधिक महत्व है क्योंकि ये रूस यूक्रेन युद्ध और ब्रिक्स के एक सदस्य रूस के खिलाफ अमेरिका की ओर से कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाने के समय हो रहा है। चीन और रूस ने भी ब्रिक्स समूह के विस्तार पर चर्चा किए जाने की सहमति व्यक्त की है। राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की ओर से घोषित प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू की सुरक्षा में सीआरपीएफ के जवान तैनात कर दिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उन्हें प्रत्याशी बनाए जाने के बाद यह फैसला किया है। उम्मीदवार की घोषणा के बाद कल द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के रायरंगपुर में स्थित शिव मंदिर में सफाई की और मंदिर में पूजा अर्चना भी की। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनाए जाने पर बीजेपी सहित कई अन्य दलों ने स्वागत किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। 76 साल आजादी के बीतने के बाद नारी सशक्तिकरण और समाज के निचले पायदान में पैदा ली हुई जनजाति आदिवासी समाज, और मैं दूसरा कहूंगा, मैं धन्यवाद दूंगा नीतीश कुमार को, नवीन पटनायक जी को और आंध्र के चीफ मिनिस्टर को कि उन्होंने समर्थन दिया है। फर्स्ट tribal woman. She will be the second lady president. She exemplifies the best in terms of value system, and I feel that the other political parties are going to be put in a difficult situation. I've already seen outpourings of support for her candidature, but my view is that even those who have not spoken yet, they will probably think, and here I'm being, probably think that it's in the... को 25 साल से जानता हूं। वो उनकी पब्लिक लाइफ में काउंसलर रहे हैं, विधायक रहे हैं, उड़ीसा सरकार में मंत्री रहे हैं, झारखंड की राज्यपाल रहे हैं, और मैं ये कह सकता हूं कि इन दशकों में उनका जो इमेज है, उनका जो रेपुटेशन है, वो बहुत ही अच्छा है, बहुत डिग्निफाइड, और बहुत उनके इंटेग्रिटी के बारे, और जो लोगों के लिए काम करते हैं, डाउन ट्रॉडन मासेस के लिए काम करते हैं, वो खुद बहुत हम्बल सर्कमस्टांसेस से यहां आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योग से निरोग रहने के संदेश को आत्मसात करते हुए लखनऊ में निराला नगर में नियमित रूप से योगाभ्यास का कार्यक्रम किया जा रहा है। निराला नगर के गोगनबेलिया पार्क में स्वाध्याय केंद्र के सौजन्य से आयोजित योगाभ्यास कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष और बच्चे योग की निर्धारित वेशभूषा में योगाभ्यास करते नजर आए। केंद्र प्रमुख और योग गुरु एमएस टंडन ने योगाभ्यास कराया। इस अवसर पर डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव और डॉक्टर ममता पंकज ने योग के महत्व और इससे जीवन पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभाव की चर्चा की।
इस मौके पर गायत्री मंत्र प्रार्थना और शांति पाठ का भी सामूहिक वाचन किया गया। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। सेना में अग्निवीरों की भर्ती को लेकर नौसेना का भर्ती कैलेंडर लागू हो गया है। नौसेना कार्मिक प्रमुख ने बताया कि अग्निपथ के पहले बैच के लिए 1 जुलाई से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू होगी। वहीं 9 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। नौसेना के अनुसार 15 से 30 जुलाई तक भर्ती के लिए आवेदन जमा करना होगा। अग्निवीरों का पहला बैच 21 नवंबर को प्रशिक्षण संस्थानों में रिपोर्ट करेगा। इस योजना के तहत सभी उम्मीदवारों के लिए नौसेना की वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य है। उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रदेश मंत्री, आयसना और मूल अधिकार एसोसिएशन के राष्ट्रीय प्रवक्ता सलील कुमार मिश्र ने सेना में अग्निवीरों की भर्ती को लेकर चलाई जा रही अग्निपथ योजना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आभार जताया है। उन्होंने कहा, ये योजना युवाओं को रोजगार देने के साथ ही उन्हें सैन्य प्रशिक्षण देते हुए देश सेवा और देशभक्ति के लिए प्रेरित करने का माध्यम बन रही है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल राजनीतिक कारणों से सेना में अग्निवीरों की भर्ती का विरोध करने के लिए अनर्गल बयान दे रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से अग्निपथ योजना का विरोध करने के लिए हिंसक गतिविधियों में शामिल असामाजिक तत्वों पर सख्त कार्रवाई करने की भी मांग की। जनपद बलरामपुर में अपने 1 दिवसीय दौरे पर पहुंची सदस्य राज्य महिला आयोग श्रीमती सुनीता बंसल ने ग्राम पंचायत खगईजोत में चौपाल लगाकर केंद्र एवं राज्य सरकार की महिलाओं से संबंधित जन कल्याणकारी योजनाओं, उज्ज्वला योजना, मातृत्व वंदन योजना, जननी सुरक्षा योजना के बारे में जानकारी महिलाओं को दी। उन्होंने उपस्थित महिलाओं से अपील की कि सभी महिलाएं बैंक में अपना खाता अवश्य खुलवाएं, जिससे योजनाओं को लाभ सीधे उनके बैंक खाते से प्राप्त हो सके। सुनीता बंसल द्वारा जिला संयुक्त चिकित्सालय का औचक निरीक्षण भी किया गया, जहां उन्होंने दवा की उपलब्धता, भर्ती मरीजों के लिए खाने की व्यवस्था आदि की जानकारी ली। जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी बहनों के लिए, माताओं के लिए, बेटियों के लिए जो भी योजनाएं चल रही हैं पहले से या जो शुरू की गई हैं, उसके बारे में इन्हें जागरूक करने के लिए आज महिला जागरूकता शिविर का आयोजन इस गांव में किया गया है, ताकि इन लोगों को सभी योजनाओं के बारे में बारीकी से जानकारी हो और वो इस योजना का लाभ ले सकें। कानपुर में 3 जून को हुई हिंसा के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस की एसआईटी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हिंसा के आरोपी हाजी मुख्तार अहमद उर्फ मुख्तार बाबा को गिरफ्तार किया है। उस पर हिंसा के मामले में फंडिंग का आरोप है। एसआईटी समेत अन्य जांच एजेंसियां मुख्तार बाबा से पूछताछ कर रही हैं। जांच एजेंसियों की पूछताछ में कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड उफर हयात हाशमी ने कई बड़े नाम उगले थे। उन्हीं में से एक नाम हाजी मुख्तार अब्बास का भी था। इस मामले को लेकर एसआईटी की रडार पर कई और संदिग्ध शामिल हैं, जिन पर जल्द ही कार्रवाई हो सकती है। देखिए, अभी हमारी टीम ने मुख्तार बाबा को हिरासत में लिया है और हमें इस विवेचना के संदर्भ में उनसे ढेर सारी चीजें जाननी है, समझनी है। वी हैव टू क्रॉस एग्जामिन हिम। तो कानून के हिसाब से, विधि के हिसाब से जो आवश्यक अग्रतर कार्यवाही है वो की जाएगी। मथुरा में ग्राम पंचायत भैंसा में जिला पंचायती राज विभाग द्वारा पर्यावरण संरक्षण और वृक्षों की सुरक्षा पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में ग्रामवासी महिलाओं, पुरुषों और बच्चों को पानी, पेड़ और पर्यावरण के संरक्षण के लिए जागरूक किया गया। प्रत्येक ग्रामवासी को एक एक पेड़ लगाने और उसकी देखरेख करने की शपथ दिलाई गई। इस मौके पर मथुरा के जिला पंचायत राज अधिकारी ने कहा कि भगवान कृष्ण ने प्रकृति के साथ एकरूपता का संदेश दिया था और मथुरा वासियों को इसे ध्यान में रखते हुए पर्यावरण संरक्षण के लिए आगे आना चाहिए। वृक्षारोपण का कार्यक्रम हुआ और बच्चों को शपथ भी दिलाई गई पर्यावरण संरक्षण के लिए। अमृत सरोवर में चयनित है ये ग्राम पंचायत। अमृत सरोवर का काम यहाँ शुरू भी हो गया है। इसी के किनारे हमने और आदरणीय डीएफओ सर ने वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया है, जिसमें अशोक और पीपल के पेड़ लगाए गए। पर्यावरण के प्रति अब हमें सचेत होना होगा, क्योंकि यहाँ खतरे की घंटी है। हमारे इस जिले में भी पानी की समस्या और पेड़ बहुत कम है।
तो बच्चों को और वृद्धजनों को भी ये शपथ दिलाई गई, ग्रामीण वासियों को, कि वो पेड़ लगाएं, पेड़ों का संरक्षण करें, क्योंकि पानी, पर्यावरण और पेड़ अगर इनका हमने संरक्षण नहीं किया तो ये इनको हमने नहीं बचाया तो ये हमें नहीं बचने देंगे। तो इनको उसी तरीके से हमें बचाना है जैसे हमें अपने जीवन को बचाना है। जिस तरीके से हम अपना ध्यान रखते हैं वैसे ही हम पेड़ों का, जल का और पर्यावरण का ध्यान रखें। पीलीभीत में आज गजरौला थाना इलाके में एक तेज रफ्तार डीसीएम वाहन पेड़ से टकराने के बाद हाईवे पर पलट गया। इस हादसे में 10 लोगों की मृत्यु हो गई और 6 लोग घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त वाहन में गंगा स्नान करके लौट रहे श्रद्धालु यात्रा कर रहे थे। घायलों में 2 की हालत गंभीर बताई गई है, जिन्हें बरेली रेफर किया है। हादसा सवेरे तड़के 4 बजे असम हाईवे पर हुआ। जिलाधिकारी पुलकित खरे और पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार पी घटनास्थल पर पहुंचे और घायलों को तत्काल मदद उपलब्ध कराई। जनपद पीलीभीत में गजरौला थाना क्षेत्र में आज तड़के लगभग 4-4:30 बजे के आसपास एक बहुत ही दुखद हादसा हुआ, जिसमें डीसीएम से कुछ लोग हरिद्वार से गोला वापस लौट रहे थे। 17 लोग कुल थे उस गाड़ी में और उसका एक्सीडेंट होता है और 10 लोग ऑन द स्पॉट खत्म हो जाते हैं। बाकी जो 7 लोग हैं उसमें से 2 को बरेली रेफर करा गया है और 5 जो इंजर्ड हैं उनको यहाँ जिला अस्पताल पीलीभीत में उपचार कराया जा रहा है। हरिद्वार से आ रहे थे, ड्राइवर ने एक बार डिवाइडर पे चढ़ा दी गाड़ी, तो उसे कहा धीरे धीरे चलो, नजदीक आ गए हैं। उसने मुंह धोया और कहा चलो चल लेंगे। फिर आगे जाकर हम तो सो गए। जब उठे तो देखा कि सब तहस नहस पड़ा है। इधर कानपुर सागर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बुधवार शाम मकराव के निकट सावरिया लेकर जा रही ऑटो ट्रक ओवरटेक करते समय सामने आ रहे पिकअप से टकरा गई। हादसे में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोगों की मौत अस्पताल में हुई। घायलों को तुरंत मौदहा के स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। 2 लोगों के अस्पताल पहुंचने के बाद मृत्यु हो गई। सूचना मिलते ही जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक समेत प्रशासन के आला अधिकारी जिला मुख्यालय स्थित जिला अस्पताल पहुंचे और घायलों के हर संभव इलाज की व्यवस्था करवाई। ये घटना मौदहा थाना क्षेत्र के मकराव गांव के पास की थी। हमारे मौदहा तहसील में मकराव से थोड़ा सा पहले 2 गाड़ियों में आमने सामने टक्कर हुई, जिसमें 15 लोग मौके पे इंजर्ड हुए, जिसमें से 8 लोगों की डेथ हो चुकी है और 7 लोग घायल हैं। उन 7 में से 3 लोगों को कानपुर रिफर किया जा चुका है, चूंकि गंभीर थे, और बाकी 4 लोग यहीं पर हैं, वो ठीक है। अंत में इस बुलेटिन के प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नए परिसर वाणिज्य भवन का किया उद्घाटन। कहा, देश ने निर्यात के क्षेत्र में पिछले 8 वर्षों में बनाई है अपनी नई पहचान। महान राष्ट्रवादी नेता, स्वतंत्रता सेनानी और चिंतक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने महान नेता को दी श्रद्धांजलि। आजमगढ़ और रामपुर में लोकसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी। दिन निकलने के साथ ही मतदान में आई तेजी। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के किए गए कड़े प्रबंध। और पीलीभीत में अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 18 लोगों की हुई मृत्यु। तेज रफ्तार और ओवरटेक करने के चलते हुई यह दुर्घटना।